हाय फ्रेंड्स, ये है आपका अपना चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स। और मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है आर्थिक नियोजन, यानी भारत में आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग। इससे पहले हम काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में देख चुके हैं और मैं मेंस के लिए भी आपको कुछ वीडियो डाल रहा हूँ लगातार। जो लोग मेंस देने वाले हैं अभी जो होने वाला है पीएससी का, यदि वो कुछ उसमें सुधार करना चाहते हैं या ऐसे कैसे लिखते हैं या अंडरलाइन कहाँ करें, पैराग्राफ में लिखें या पॉइंट में लिखें, इसके लिए भी मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके मेंस वाला ऑप्शन खोल सकते हैं और देख सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और मैं सीओ जनपद हूँ 2016 पीएससी से। तो स्वागत करता हूँ फिर से आपका मेरे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का मतलब क्या? आर्थिक नियोजन से मतलब है किसी निश्चित समय सीमा में किसी देश में उपलब्ध सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। जब इन सभी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग हम करते हैं या कोई देश करता है तो उसका क्या उद्देश्य रहता होगा? उद्देश्य एक ही है, देश आत्मनिर्भर बने, देश में बेरोजगारी खत्म हो जाए, समावेशी विकास हो और क्या हो, आर्थिक विकास हो और गरीबी का क्या हो जाए, उन्मूलन हो जाए, गरीबी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यही क्या है इस आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है। सबसे आखिरी उद्देश्य इसका होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास से मतलब हर व्यक्ति तक विकास का हिस्सा पहुंचे, इसी को हम बोलते हैं समावेशी विकास। इसको डिटेल में हम समझते हैं। यह समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची से तात्पर्य है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। आपने संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में वो विषय रखे जाते हैं जहां केंद्र और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। तो आर्थिक नियोजन भारत में समवर्ती सूची का विषय है। इस पर क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन का कंसेप्ट या विचार कहां से लिया है? तो रूस से लिया है। और भारत में बनने वाली पंचवर्षीय योजनाओं पर भी रूस के अर्थव्यवस्था का काफी कुछ क्या है, प्रभाव है। और आगे देखते हैं कि भारत में इस आर्थिक नियोजन का क्या इतिहास रहा। तो इतिहास तो ये रहा कि इस पर प्रभाव किसका है, रूस का है। पर क्या आजादी के बाद ये लागू हुआ है या आजादी से पहले से चला आ रहा है? तो हम देखेंगे। आजादी से पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया करके एक व्यक्ति थे, ये काफी फेमस पर्सनालिटी है। इन्होंने एक किताब लिखी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कब? 1934 में। इस किताब के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसने नहीं लिखा प्लीज नोट डाउन कर लें। 1934 में एक किताब इन्होंने लिखी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। और इस किताब में पहली बार आर्थिक नियोजन भारत के लिए होना चाहिए ऐसा किसने कहा? एम विश्वेश्वरैया ने सुझाया। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? एक योजना समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चूंकि यह कांग्रेस के 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी रखी गई थी, जिसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसलिए इसे कांग्रेस समिति भी या कांग्रेस आर्थिक नियोजन समिति भी कहा जा सकता है, क्योंकि बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थी और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भी रखी गई। और उस अधिवेशन के क्या है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस पर भी क्वेश्चन आया है। इसके बाद 1944 में 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर भारत में आर्थिक नियोजन के लिए प्लान दिया, जिसे कहा गया बॉम्बे प्लान। जिसको क्या कहा गया? बॉम्बे प्लान। इस प्लान में सर आर्देशर दलाल का भी बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। वो भी एक उद्योगपति थे, इसलिए उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता। तो ये आप याद रखेंगे। इस प्लान में जो 8 उद्योगपति थे उनमें JRD टाटा और दामोदर दास बिरला, ये दोनों लोग भी थे। इसलिए इस प्लान को कभी कभी टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और उस समिति ने यह सिफारिश की कि भारत में एक कोई आयोग ऐसा होना चाहिए या कोई एक संस्था ऐसी होना चाहिए जो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए काम करे। और फिर इसी समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग को क्या किया गया? बनाया गया। अब योजना आयोग से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं। पहला फैक्ट ये कि वर्तमान में योजना आयोग क्या है, अस्तित्व में नहीं है। 1 जनवरी 2015 से मोदी सरकार ने इसको क्या कर दिया है, नीति आयोग बना दिया।
और उस टाइम पे 12वीं पंचवर्षीय योजना या 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे इसके बारे में ये कि ना तो ये संवैधानिक संस्था है, ना ही यह सांविधिक संस्था है। संवैधानिक और सांविधिक संस्था से तात्पर्य आप समझ लें। संवैधानिक संस्था वो संस्थाएं होती हैं जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में किया होता है। यहां पर संविधान में उल्लेख योजना आयोग का नहीं है, ना ही इसको कोई संसद में प्रस्ताव पारित करके या कोई अपना कानून बनाकर इसको बनाया गया। इसको केवल सरकार के मंत्री परिषद में या कैबिनेट में क्या किया था, एक साधारण प्रस्ताव पारित करके बना दिया गया था। इसलिए ये ना तो क्या है संवैधानिक संस्था है और ना ही सांविधिक संस्था है। ये कैसे सलाहकारी संस्था है जो केंद्र सरकार की योजना आर्थिक नियोजन के लिए काम करती है। जब 1950 15 मार्च में इसको बना दिया गया, उसके बाद 1950 में ही जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर क्या किया, सर्वोदय प्लान दिया। यानी हर व्यक्ति का उदय हो ऐसा प्लान किसने दिया, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में दिया। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 1952 में एक और संस्था जो कि भारत में आर्थिक नियोजन का काम करती है उसकी स्थापना की गई, जिसके बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद, जो अंतिम रूप से योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्या करती है, अनुमति देती है या अप्रूवल देती है। हम योजना आयोग और एनडीसी, वर्तमान में नीति आयोग और एनडीसी दोनों के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आगे देखते हैं कि भारत में जो योजना आयोग द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना है उनमें क्या विशेषताएं थी और उन्होंने क्या क्या उसमें काम किए गए। तो इधर आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ। पंचवर्षीय योजना पहली बनाई गई 1951 से 1956। मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूं कि इसमें बीच बीच में 3 जगह इंटरप्शन या इन पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, गैप हुआ है। उनको याद करने की क्या प्लानिंग है वो मैं इसको समझाने की तुरंत बात बताऊंगा। आपको 100% बहुत इजी वे में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना बनी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि को क्या करना, बढ़ावा देना, और इसके मॉडल का नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल। ये तीनों ही क्वेश्चन आते कब से कब तक, क्या प्रमुख उद्देश्य था और किस मॉडल पे थी। तो कृषि प्रमुख उद्देश्य था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। दूसरा 1956 से 1961, इसका प्रमुख उद्देश्य था उद्योगों को बढ़ावा देना, और उद्योगों में हैवी इंडस्ट्रीज, इसमें क्या किया, भारी उद्योगों को काफी बढ़ावा दिया गया। मैं आपको कुछ उद्योगों के बारे में बताता हूं। ये सारे उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं बनाए गए, पर इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैं आपको क्या करता हूं, इनके बारे में एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं ताकि आपको याद रहेगी। वो ट्रिक है, मैंने बना के लगाया था, सो वो भाई बेटे दुर्गापुर से जाम और केले लाए। सो वो भाई बेटे दुर्गापुर से जाम और केले लाए। दो भाई आपस में बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि सो वो भाई बेटे दुर्गापुर से जाम और केले लाए, मतलब बेटे दुर्गापुर गए थे और जाम और केले लाए। सो मतलब सोवियत रूस, जिसको हम बोलते थे यूएसएसआर, सोवियत रूस। वो मतलब बोकारो प्लांट, बोकारो, और भाई का मतलब भिलाई। ये दोनों ही प्लांट क्या है, सोवियत रूस की मदद से बनाए गए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मैं सोच रहा था आपको ये समस्याएं आपकी सॉल्व कर दूं। दोनों ही किसकी मदद से, यूएसएसआर। बेटे मतलब ब्रिटेन, ठीक है। और दुर्गापुर मतलब तो सीधा दुर्गापुर प्लांट किसकी मदद से, ब्रिटेन की मदद से। और जाम मतलब जर्मनी, और केला मतलब राउरकेला प्लांट किसकी मदद से, जर्मनी की मदद से। मतलब मैंने आपको 3 चीज बता दी, बोकारो और भिलाई यूएसएसआर, ब्रिटेन दुर्गापुर, और जर्मनी राउरकेला, ठीक है। यानी सो वो भाई बेटे दुर्गापुर से जाम और केले लाए। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा प्लांट किसकी मदद से बना। तो ये जो 4 प्लांट मैंने आपको बता दी, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे हम बात करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैवी उद्योग या हैवी इंडस्ट्रीज के लिए क्या किया गया, मेन उद्देश्य था। इसके मॉडल, इसको बनाने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस, जो आपने देखा होगा कि
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पीसी महालनोबिस मॉडल इसको भी कहा जाता है। और दूसरा, इस उद्योग से समाजवादी योजना, समाजवादी विचारधारा का भी भारत में क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया, निवेश किया गया, चालू करने का प्रयास किया गया, इसलिए इसको समाजवादी योजना भी कहा जाता है। तीसरा हम देखते हैं 1961 से 1966 तक रही। ये सभी योजनाओं में सबसे कम आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजना थी, क्योंकि इसी योजना के दौरान इंडिया वर्सेस चाइना और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध भी हुए थे दोनों, इसलिए ये क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी, और बेकार होने के कारण ये कम से कम लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना सबसे कम लक्ष्य प्राप्त करने वाली योजना, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद 1966 से 1969 तक क्या हुआ, 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। मैं आपको इसका याद करने का तरीका जरूर बता दूंगा, अभी जस्ट आप बने रहे बस लाइन पर। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय चालू हुई 69 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना चली केवल 4 साल, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार को कांग्रेस सरकार ने गिरा दिया था। 74 से 78 तक चली, और इसी पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा 5th में, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, फिर 2 वर्ष का अवकाश रहा, 78, 79, 80 का, और 80 से 85 के बीच में फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना चालू हुई, और 1982 में क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये नाबार्ड के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, हम मोटा मोटा सब देखें। फिर अगली पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना हुई चालू, कब से कब तक, 85 से 90 के तक, और 88 में फिर क्या हुआ, सेबी की स्थापना। 88 में किसकी स्थापना हुई, सेबी की स्थापना हुई। उसके बाद फिर 2 साल का योजना अवकाश रहा, और फिर अनवरत लगातार 92, 97 ऐसे करके कौन सी योजना तक चल रही, अभी वर्तमान में 13वीं योजना चल रही 2017 से 2022 तक के लिए। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक, 2007 से 2012 तक, वो सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाली योजना थी। सबसे कम कौन सी थी, 3, और सबसे ज्यादा कौन सी थी, 11वीं। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही योजना आयोग को क्या कर दिए गए थे, नीति आयोग बना दिया गया था। इतने सारे टॉपिक आपको इसमें याद रखना। अब अगला टॉपिक आता है आपको इसकी डेट याद रखने करने का फॉर्मूला। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं, बस आपको पहली वाली याद रखना कब, 1951, बस याद रखना। इन 3 योजनाओं के बाद 3 साल का गैप, 3 योजना 3 साल का गैप, फिर 2 योजना, फिर 2 साल का गैप, फिर 2 योजना, फिर 2 साल का गैप, फिर लगातार। यानी आपको 3, 2, 2 याद रखना है। क्या याद रखना, 3, 2, 2। सिंपल है, आप 3, 2, 2 याद रखेंगे, मतलब 3 के बाद 3 साल, फिर 2 के बाद 2 साल, फिर 2 के बाद 2 साल। पहली योजना आपने 1951 लगा ली, आपने जोड़ ली, 56 तक गई। फिर आपको पता है 3 योजना से गई 56 से, फिर हो गई 61, फिर हो गई 61 से 66, 3 योजना हो गई। इसके बाद 3 साल का गैप, यानी 67, 68, 69 गैप बना दिया आपने। 3 साल का अपन ने अभी जो देखा स्कीम 1, 2 और 3। फिर आपने देखा 322 में से 2 आ गए, मतलब 2 योजना चली, तो कब तक, 69 से 74, और 74 से 78, और फिर 2 साल का गैप आ गया 79 और 80 का, और फिर 80 से 85, और 85 से 90, और फिर 2 आ गए, तो फिर 2 गैप 91 और 92 का। और आपने देखा होगा भारत में 91 में और 92 में ही एलपीजी लाए गए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत में उदारीकरण का दौर कब आया था, तो वो किसी भी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं दिख रहा है, वो 1991 का हिस्सा दिख रहा है, और थोड़ा बहुत हिस्सा किसका दिख रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का दिख रहा है। या तो क्वेश्चन में 8 कोई ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा तो ये लगाना है, और यदि 8वीं पंचवर्षीय योजना दिख रही तो फिर हमको किस में लगाना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में लगाना है। तो ये था पैटर्न याद करने का, 3, 2, 2। आपको क्या करना है, 3022, या आप 322 भी याद कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ भी 3 साल है, यहाँ 2 साल है, यहाँ 2 साल, इसलिए आसानी से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं नीति आयोग और एनडीसी पढ़ाऊंगा आपको। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी जरूरतमंदों तक इकोनॉमिक्स का लेक्चर पहुंच पाए। धन्यवाद।